जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं क्लास 12th की जो सेकेंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो आज हम इसको देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि क्या कहा गया है। सबसे पहले इसके जो पोएट हैं उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। वो एक पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, मतलब जो लोग निबंध लेखन करते हैं, और एक सोशलिस्ट के रूप में भी इन्होंने काम किया है, सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और ज्यादातर बताए ना तो ये जो अपनी पोएम वगैरह को लिखे हैं ना, वो सोशल प्रॉब्लम पे लिखे हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम पे लिखे हैं। और जो इनजस्टिस वगैरह की बात होती है, मतलब जो लोग जस्टिस से वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव रह जाते हैं, या डिस्क्रिमिनेशन के शिकार बन जाते हैं, भेदभाव के शिकार बन जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में इन्होंने ज्यादातर लिखा हुआ है। इनका जन्म 1909 में हुआ था लंदन में, और डेथ इनकी 1995 में हो गई थी। थीम इनका क्या है, वही सोशल, इकोनॉमिकल एंड जस्टिस के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है बहुत सारी अपनी रचनाओं को। तो पढ़ने से पहले आपको एक जो शॉर्ट नोट दिया जाता है, उसमें देखो क्या कह रहा है कि हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। क्या कभी आपने एक एलिमेंट्री स्कूल को विजिट किया है? एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं 1 से 5 तक को, है ना, एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। तो कह रहा है कि कभी आपने ऐसा एलिमेंट्री स्कूल देखा है क्या जो कहाँ हो? स्लम में हो। स्लम का मतलब होता है ना, उस एरिया को स्लम कहते हैं जहां की बस्ती बहुत पिछड़ी रहती है, बहुत गंदे तरह से लोग रहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड एकदम लो रहता है, जीने के तरीके मालूम नहीं होते हैं, उनका मानक जो होता है, उनका स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो एकदम बिल्कुल जीरो होता है, जिनको किसी भी तरह की एक सिविलाइजेशन नहीं आती, जो लोग एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उस एरिया को हम स्लम एरिया कहते हैं, जो डेवलप नहीं होती है, कभी जैसी है वैसी ही रह जाती है। कह रहा है कि व्हाट डज इट लुक लाइक, यह एरिया कैसा दिखता है आपको? इस एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल होता है वो आपको कैसा दिखाई देता है? पढ़ के देखते हैं इन्होंने कहा क्या है। कह रहे कि फॉर फॉर फ्रॉम डस्टी वेव्स द चिल्ड्रंस फेस, इन जो बच्चों का फेस है ना, जो इस स्लम एरिया की एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका फेस बहुत दूर है। फार फार का मतलब बहुत दूर है गस्टी वेव से। अभी गस्टी वेव का मतलब होता है ना, बहुत तेज चलने वाली तरंगे या हवाओं को हम गस्टी वेव कहते हैं। लेकिन यहां गस्टी वेव किसको रिफर करती है? यहां गस्टी वेव आपको बताती है ना, एक इंथुजियाज्म को, एक पॉजिटिव एनर्जी जो किसी के चेहरे पे दिखाई देती है। आपने प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में देखा होगा, बच्चों के चेहरे पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कुछ करने की क्षमता होती है उनके अंदर, एक ललक होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो उसे ही यहाँ पर गस्टी वेव कहा गया है। कह रहा है कि वो जो क्यूरियोसिटी बच्चों के चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए ना, उससे इनका चेहरा बहुत दूर है, मतलब इनके चेहरे पे कोई रंगत ही नहीं है। इस तरह से वो उस एलिमेंट्री स्कूल में बैठे हुए हैं। कह रहे लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स कहते हैं घास को, घास फूस को वीड्स कहते हैं। कह रहे जैसे एक ऐसी घास फूस होती है ना, जिसका जो रूटलेस होती है, मतलब उखाड़ के फेंक दी गई होती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है सिवाय सूखने और खत्म हो जाने के। कह रहे लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलोर। कह रहा है कि उसी घास के जैसे, जो घास एकदम बिखरी पड़ी है, बेकार, उलझी हुई, सड़ रही है, खराब हो रही है, उस तरह से इनके जो बाल है ना, टॉर्न राउंड, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ उनके सर पे। देयर पैलोर, देखो पैलोर का मतलब होता है पीला, लेकिन यहाँ उनके चेहरे को कहा गया है, उनका चेहरा जो एकदम पीला पड़ा हुआ है, मतलब वो ना मैल नरिश्ड है, बिल्कुल कुपोषण के शिकार लग रहे हैं, उनका चेहरा पीला लग रहा है। और उनके पीले चेहरों पे उनके जो बाल है ना, वो टॉर्न राउंड है, मतलब बिखरे पड़े हैं बिल्कुल। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है जो उस क्लास में बैठी हुई है। कह रहे कि उस क्लास में एक टॉल गर्ल है, लंबी लड़की है, विथ हर वीट डाउन, जो वीड का मतलब भार नीचे की हुई है, डाउन की हुई है, मतलब अपने सर के भार को नीचे की हुई है, कुल मिला के अपने सर को डाउन की हुई है। और कह रहा है कि द पेपर सीमिंग बॉय, एक ऐसा लड़का जो पेपर के जैसे, सीम माने प्रतीत होना या लगना, एक लड़का जो पेपर जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब पेपर का क्या है, बहुत पतला दिखाई दे रहा है, मैल नरिश्ड है, वो बिल्कुल कुपोषण का शिकार है। तो एक लंबी लड़की है जो अपना सर नीचे करके बैठी हुई है क्लास में, पेपर सीमिंग बॉय है विथ रैट्स आईज, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। देखो रैट आईज का मतलब होता है ना भूखी आंख। चूहा को जब भी कुछ मिल जाए ना, तब वो खाता रहता है। इससे प्रतीत होता है ना कि जो आंखें चमकीली होती है ना, चूहों के जैसे होती हैं, उनको हमेशा भूख रहता है।
तो इस लड़के को देख के लग रहा है ना कि एक तो पहले वो पेपर स्विमिंग हुआ है, इतना पतला है, और उसकी आंखें ये बता रही है कि वो कई दिनों का भूखा हुआ है और उस क्लास में बैठा है। सिंपल सी बात बताओ, शिक्षा भी यही कहती है कि पेट भरा हो तो शिक्षा भी लेना अच्छा लगता है, लेकिन इनका पेट ही नहीं भरा हुआ है। यानी इन बच्चों के अपीयरेंस को दिखाया जा रहा है कि वो किस तरीके से व्यवहार किए गए हैं कि उनकी वो हालत है। आगे कह रहे हैं कि द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है जो आदमी अनडेवलप्ड हो, डेवलप उसकी बॉडी नहीं की हो अभी। कह रहा है कि द स्टंटेड अनलकी एयर, इसको एयर पढ़ना, देखो इसे उत्तराधिकारी कहते हैं ना, एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है। कह रहा है कि एक स्टंटेड बॉय है, मतलब जो उसकी बॉडी डेवलप ही नहीं कर पाई है, अनलकी एयर है, मतलब वो एक दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब अभागा उत्तराधिकारी है। किस चीज का? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का। मतलब वो एक ऐसा उत्तराधिकारी है ना जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में ट्विस्टेड बोन मिला है, मतलब उसकी हड्डियां मुड़ गई है, एक ऐसी बीमारी उसको हेरिडिटी से मिल गई है, मतलब अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में एक ऐसी बीमारी मिल गई है कि उसकी हड्डियां ट्विस्ट कर गई हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नार्ड डिजीज, जो रिसाइट कर रहा है, रिसाइट का मतलब दोहराना होता है, जो लड़का दोहरा रहा है अपने फादर के, ग्नार्ड डिजीज का मतलब होता है, ग्नार्ल का मतलब मुड़ गई, एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है, जैसे खसरा उसरा हो जाता है ना, उस टिकनेस वगैरह हो जाता है, उस तरीके का। यानी उसके फादर को ये वाली डिजीज थी और उसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में, यानी हेरिडिटी के रूप में ये लड़का क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है। अभी एक ऐसे लड़के की कहानी इसमें बताई जा रही है जिसकी हड्डियां बिल्कुल ट्विस्ट कर गई हैं, मुड़ गई हैं, और वो किसकी वजह से मुड़ गई है? क्योंकि उसके फादर को भी उस तरीके की डिजीज रहती है। वो लड़का क्या कर रहा है? हिज लेसन फ्रॉम हिज डिस्क, अपने लेसन में खोया हुआ है, कुछ देख रहा है, अपने डिस्क पे बैठा हुआ है। इतना क्लियर हुआ। आगे कह रहे हैं कि एट बैक ऑफ द डीम क्लास, ध्यान देना है, डीम क्लास कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उस डीम क्लास के बैक में, पीछे में, मतलब क्लास में रोशनी तक नहीं है, इस तरह का क्लासरूम दिखाया गया है। उस क्लास के पीछे में ना वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वहां पर एक अननोटेड, जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा वहां पर बैठा हुआ है। His eyes live in a dream, उस बच्चे की जो आंखें हैं ना वो एक स्वप्न में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, स्क्वेरल के गेम में, गिलहरियां जो गेम खेलती हैं, कूदती हैं, उसके पास उसका दिमाग चला गया है। और उस ट्री के रूम में, रूम का मतलब जगह होता है, ट्री के अंदर जो जगह बनी होती है जहां गिलहरियां खेलती हैं फिर रहती हैं, उसको ट्री रूम कहा गया है। ट्री रूम के अंदर उस स्क्वेरल्स के गेम में उसका दिमाग चल रहा है। अदर देन दिस, इसके अलावा, मतलब क्लास में जो पढ़ाई हो रही है, जो चल रहा है, क्लास का काम जो चल रहा है, उस क्लास की अपेक्षा उसका दिमाग कहां भटक रहा है? तो स्क्वेरल गेम में, ट्री रूम में भटक रहा है। अब इससे ही पता चलता है ना कि इन बच्चों के स्टैंडर्ड इतने लो हैं कि वो क्लास में बैठा है बट उसको खुद नहीं पता है कि मैं कहां बैठा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, और उसका दिमाग किसी गिलहरी के खेल में भटक रहा है, मतलब किसी ऐसे जगह भी नहीं भटक रहा है जहां पर अगर ये सोचा जाए कि किसी एक स्टैंडर्ड चीज को मतलब सोच रहा है, या फिर किसी ऐसे चीजों के बारे में सोच रहा है जो सार्थक है। तो इन बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत लो है। अब ये क्यों है, आगे हम देखते हैं। देखो ये जो पोएम है ना वो इस चीज पे बेस्ड है कि जहां के जो बड़े बड़े नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, या फिर हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, वो अक्सर उन बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं जो उनके एरिया में ही गंदे बस्ती में रहा करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते ना कि इनको यहाँ से बाहर निकालें, इनके अंदर भी कुछ टैलेंट हो सकता है। वो उनको उसी रूप में हमेशा देखना चाहते हैं। यही रीजन है ना कि उनका जो स्टैंडर्ड है ना वो लो का लो ही रह जाता है। और वो लोग वोट मांगना जब होता है तो चले आते हैं, उनसे ही वोट लेकर के अपने हाई स्टैंडर्ड में जीते हैं, बल्कि उनकी स्टैंडर्ड को टच भी नहीं करते। आगे कह रहा है ना कि ऑन सावर क्रीम वॉल्स, सावर का मतलब खट्टा होता है और क्रीम का मतलब क्रीमी कलर। अब एक ऐसे वॉल की बात कर रहे हैं, दीवार की, जो सावर है, खट्टा है और क्रीम है, मतलब क्रीम माने भद्दा, सावर माने खुरदुरा, है ना। कह रहे कि उस स्कूल के ना खुरदुरे गंदी दीवार के ऊपर ना डोनेशंस लगे हुए हैं। डोनेशन का मतलब क्या है? जो सरकार देती है, प्राइमरी स्कूल में सरकार जो लगाने के लिए देती है डोनेशन के रूप में, वो चीजें लगी हुई है, डोनेशन लगे हुए हैं। डोनेशन का मतलब जो दीवार पे चीजें चिपकाई या फिर टांगी गई हैं। क्या क्या लगा है आगे बता रहे हैं। कुछ चीजों का वर्णन इन्होंने किया है। पहले तो शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सर का मतलब यहां पर शेक्सपियर की फोटो लगी। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर शेक्सपियर की फोटो
ऐसे बच्चों के पास लगा दे जिनको इतना तक नहीं पता है कि मुझे कैसे बैठना है, मुझे कैसे खाना है, मुझे क्या करना है, मैं क्या हूं, उनको उतना नहीं पता है, तो उनके सामने शेक्सपियर की फोटो ले जाओगे या फिर लगाओगे तो ये तो उनके लिए एक मजाक हो गया ना। और क्या लगा है, क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर का समय, यानी सुबह के समय का क्लाउडलेस मतलब जहां पर एक भी बादल नहीं है, एकदम बहुत ही सुंदर नजारा सुबह का जो होता है, एकदम क्लाउडलेस होता है, चमचमाती सुबह जो होती है, फ्रेश होती है, नेचुरल होती है ना, उसका एक चित्र वहां पर टंगा टंगा हुआ है। अब जरा इससे ही मतलब बताओ, कोई ऐसे बच्चे हैं ना जो गंदी बस्ती से निकल के कभी बाहर गए ही नहीं है, इस तरह के नजारे को इन्होंने देखा ही नहीं है, तो इस तरीके का एक चित्र लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है, सिविलाइज्ड डोम। डोम का मतलब गुंबद होता है ना, जो गुंबद लगा होता है मंदिर वगैरह के ऊपर, तुमने देखा हुआ है, फिर बड़े घरों के ऊपर भी गुंबद लगाए जाते हैं। कह रहा है कि सिविलाइज्ड डोम लगे हुए हैं जो राइडिंग इन ऑल सिटीज, मतलब कई शहरों में, कई शहर का एक यहाँ पर ऐसा फोटो लगा हुआ है। राइड का मतलब चढ़ना होता है, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे ना, बहुत दूर से एक शहर को देखोगे और बड़ा गुंबद दिखाई देगा तो लगेगा ये गुंबद उन शहर के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसीलिए राइडिंग ऑल सिटीज कहा गया है। उन सभी शहरों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा सा ना सिविलाइज्ड गुंबद दिखाई दे रहा है। मतलब सिविलाइज का है, एकदम कतार में, रो में, जैसे गुंबद गुंबद दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा चित्र यहाँ पे लगाया गया है। अब जरा सोचो, जो बच्चे अपनी गंदी बस्ती से कभी निकले ही नहीं, उनके लिए इन तरह के चित्र को लगा देना ये कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए तो एक मजाक की बात है ना। बेल्ट फ्लोरी, वहां पर घंटियों का चित्र लगा हुआ है। घंटियों का चित्र इसलिए लगा है जहां पर चर्च बहुत ज्यादा है, इसलिए घंटी का चित्र वहां पर दिखाया गया है। कह रहे हैं घंटियों का बहुत बड़ा बड़ा फिगर लगा हुआ है, फ्लावरी लगी हुई है, फूलों से भरा जो बागीचा होता है उस तरह का चित्र वहां पे लगाया गया है। टायरोलिस वैली, बहुत सुंदरता का प्रतीक टायरोलिस वैली है जो ऑस्ट्रिया के अंदर पाया जाता है, उसका चित्र यहाँ पे लगाया गया है। ओपन हैंडेड मैप, मतलब विश्व का मैप लगाया गया है, वर्ल्ड का मैप लगाया गया है। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कि जो मैप है वो अवार्ड कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, शो कर रहा है दुनिया को इसकी दुनिया। मतलब ये जो हमारी दुनिया है ना, वर्ल्ड है ना, इस दुनिया को एक छोटे दुनिया के रूप में मैप खुद दिखाता है। ओवरऑल इसका मतलब ये है ना कि हमारा ही वर्ल्ड उस वर्ल्ड मैप में दिखाई दे रहा है, ऐसा मैप वहां पे लगाया गया है। एंड येट, इतनी चीजें लगी है ना, फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए ना, दीज विंडोज, जो ये जंगला है ना, इस घर का जो जंगला है, चाहे इस बिल्डिंग का, चाहे इस स्कूल का जो जंगला है, विंडो है ना, अभी इसको छोड़ रहा है ना, विंडो जो है देयर वर्ल्ड, यही उनकी दुनिया है। ध्यान समझना, ये इतने ही तक इनकी दुनिया है, इस जंगले से बाहर ही बस ये देख सकते हैं, कभी जा नहीं सकते हैं, यही इनकी दुनिया है। नॉट दिस मैप, ये मैप इनकी दुनिया नहीं है। जैसे मान लो हम सिविलाइज्ड हैं तो हम जानते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, हम घूमे भी हैं, दिल्ली तक गए हैं, गुजरात तक गए हैं, बंगाल असम तक गए हुए हैं और जानते हैं कि इससे ही बड़ी दुनिया हमारी है। लेकिन ये बच्चे जब इस घर से कभी बाहर निकले ही नहीं है, एक झरोखे से बस देखते रह गए, एक जंगले से देखने तक का ही काम किए हैं, तो उनके लिए ना ये जो विंडोज है बस वही पूरी पूरी दुनिया है। इस मैप का ये क्या करेंगे जब जानते ही नहीं, कभी गए ही नहीं, कभी बाहर गए ही नहीं है, तो मैप उनके लिए बेकार है। उनकी दुनिया इनके जंगले ही हैं घर के, चाहे वो जैसे भी हो। कह रहा है वे आर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, ये जो जंगले हैं ना यही इनकी दुनिया है, क्योंकि ये यहीं तक देख सकते हैं। और ये भी दुनिया जानती हो क्या है, इस दुनिया में जो इनका फ्यूचर है ना वो पेंटेड विथ फॉग, ये पेंट कर दिया गया है धुंध से, फॉग से। मतलब इनका फ्यूचर भी इनको दिखाई नहीं देता कि मुझे आगे क्या करना है, कहां जाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। यानी इनका जो फ्यूचर है ना वो फॉग से, धुंध से क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। इसका सेंस ये है कि ये वहीं तक देख ही सकते हैं जहां तक इनको कुछ दिखाई ना दे, और जहां तक कुछ दिखाई नहीं देता है इसलिए वो ना एक सीमित एरिया में बंद करके रह गए हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इनके सामने हम वर्ल्ड का मैप रख दें, खुले आसमान के नीचे अगर ये रहते, कहीं जाते घूमते, आजादी से रहते, तो ये दिखाने का भी एक मतलब होता। कोई बंदा अगर दिल्ली तक गया हुआ है ना तो उसको गुजरात तक का मैप दिखाओगे तो समझ में आएगा। कोई बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकला है और आप अरब सागर को दिखाओगे तो वो क्या जानता है, उसके लिए जहां तक उसकी आंखें देख पाती हैं वही उसकी दुनिया है। एक आदमी जहां तक देख सकता है ना उसकी दुनिया बस वहीं तक सीमित है, उसके आगे तक उसकी दुनिया एक्सटेंडेड नहीं है।
अभी इन्होंने क्या कहा कि इनकी जो दुनिया है ना वो एक जंगलाही है, इनका विंडो है, और इनका फ्यूचर वहां पर क्या हो गया है, फॉग से पेंट कर दिया गया है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है आगे क्या है। अब कह रहे हैं अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई। कह रहे हैं कि एक नैरो स्ट्रीट में, तंग गली के अंदर, छोटी सी पतली सी गली के अंदर इनकी जिंदगी क्या हो गई है, बद गई है, एकदम पेंटेड हो गई है फॉग से। और आगे कह रहे हैं सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, एक लीड स्काई के अंदर। देखो लीड का मतलब कांच होता है, शीशा होता है, उसे लीड कहते हैं। कह रहे हैं एक ना लीड स्काई के अंदर, एक बंद आकाश के अंदर, एक सीमित जगह के अंदर सील्ड हो गई है इनकी जिंदगी, यानी पैक हो गई है, बंद हो गई है। वो एक खुले आसमान के अंदर भी नहीं है, वो एक लीड स्काई के, बंद स्काई के अंदर इनकी जिंदगी बन गई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बच्चे ना बहुत दूर है किससे, नदियों से। इन्होंने कभी नदी नहीं देखा। कैप्स, कैप्स कहते हैं समुद्र के किनारे को, समुद्र का कभी किनारा नहीं देखा। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और स्टार यहां कहा गया है ज्ञान को, ध्यान रखना, नॉलेज को। नॉलेज नाम का जो वर्ड है ना, ये तो कभी ये समझे ही नहीं, जाने ही नहीं, इससे भी ये कोसों दूर है। ओवरऑल ये क्या कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी ना एक छोटे से आसमान के अंदर, तंग गलियों के अंदर इस तरह बंध गई है कि इनका फ्यूचर उस जंगले से देखने पर भी पेंटेड दिखाई देता है। इसलिए यही इनकी दुनिया है। ये बच्चे कभी नदी नहीं देखे, बहुत दूर है इस नदी से, समुद्र से और नॉलेज से। बाहर जाकर के किसी तरह का ज्ञान इन्होंने कभी लिया ही नहीं कि रियल में कोई चीज क्या होती है। यहाँ पे पोएट बताने जा रहे हैं आपको कि इनके लिए जो चीजें रखी गई है वो क्या है, कैसे हैं। कह रहे हैं श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर का मतलब शेक्सपियर की फोटो है। कह रहे हैं पक्का पक्का ना जो शेक्सपियर की फोटो है ना वो विकेड है, बेकार चीज है, एकदम नॉर्मल सी चीज है इन बच्चों के लिए, वो एक फेंकने वाली वस्तु है। जैसे मान लो आपके पास बहुत ज्ञान है तो आप भगवान की फोटो की पूजा करते हो, अब एक छोटे बच्चे को दे दोगे, उसको ज्ञान नहीं, वो फाड़ के खा जाएगा या फिर फेंक देगा कहीं। वही कह रहा है कि इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जैसे बड़े विद्वान की फोटो जो है वो क्या मतलब निकलता है, फेंक दो इसको, उनके लिए फेंकने वाली चीज है। आगे कह रहे हैं कि द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो मैप है ना दुनिया को दिखाने के लिए जो एग्जाम्पल रूपी मैप लिया गया है वो बैड है, इनके लिए कोई मतलब नहीं निकलता है इसका। कह रहे हैं विथ शीप्स एंड सन एंड लव, जो शीप आप दिखा रहे हो इनको पिक्चर्स में, आप सन दिखा रहे हो और लव दिखा रहे हो ना, ये सारी चीजें इनको टेम्पटिंग करेंगे। टेम्पटिंग का मतलब लालच पैदा करना, वो चीजें इनको रिझाएंगे, पता है किसके लिए, स्टील करने के लिए, चुराने के लिए। मतलब समझना है क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि देखो जो जो चीज आप इनको दिखा रहे हो ना वो इनको ये क्या करेंगे, चुरा लेंगे। क्यों चुरा लेंगे, क्योंकि उनके बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनको देख के उनकी सुंदरता की वजह से चुरा लेंगे उनको। मतलब क्या है, जैसे मान लो एक मैप किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने आप अगर रख रहे हो या फिर शेक्सपियर का फोटो रख रहे हो तो वो उनसे इंस्पायर होगा, उस मैप में देखेगा, समझेगा। लेकिन जो नहीं जानता है वो तो उस पर कुछ रख के खाने के काम में भी उस मैप को लगा देगा ना, उस मैप को लेकर के कहीं कोई पोछ उछ लेगा, क्योंकि उसका महत्व वो नहीं जानता है। वही कह रहा है कि इन बच्चों के लिए सब सारी चीजें क्या हैं, एकदम बेकार हैं। और जितनी चीज आप दिखा रहे हो ना वो टेम्पटिंग करेंगे, किसी कारणवश लालच पैदा करेंगी, उनको फाड़ देंगे, फेंक देंगे, चोरी कर जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसलिए चोरी करेंगे कि उनके बारे में वो नहीं जानते, बस उनको देख सकते हैं। तो और आपने लगाया है इस चीज को दिखाने के लिए कि वो उससे कुछ ज्ञान लेगा, बट वो क्या ही ज्ञान लेगा जब जानता नहीं है, तो इसलिए वो चोरी कर लेगा ऐसी चीजों को। तो कोई मतलब नहीं निकलता है, हटा दो। फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब यहां पर क्योंकि है। कह रहे लाइफ दैट स्लीली, ये स्लोली समझना, स्लीली लिखा हुआ है यहां पर। कह रहे हैं कि उनकी जो जिंदगियां है ना वो धीरे धीरे टर्न इन, टर्न इन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज को ऐसे ही चलने देना, चलने देना। कह रही इनकी जो जिंदगी है ना वो टर्न इन हो गई है, चलती चली गई है। दे आर क्रैम्प्ड होल्स, होल इनके घरों को कहा गया है, क्रैम्प्ड का मतलब नैरो होता है। कह रहा है जो तंग घर है, छोटा घर है, छोटा होल जैसा घर है इनका, एकदम सीमित जो घर है ना, उसी घर में, उसी क्रैम्प्ड होल में इनकी जिंदगी वैसी ही की वैसी ही पड़ी रह गई है वर्षों से। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग कहा गया है ना जन्म को, और एंडलेस नाइट कहा गया है डेथ को। कह रहे हैं ना कि ये जो बच्चे हैं ना, इनके बस्ती में रहने वाले जो पहले बच्चे रहे होंगे, मतलब
अब वो जो प्रौढ़ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, यानी इनकी जो जनरेशन है ना, वो जन्म से लेकर के और मौत तक इसी तंग गलियों में, इसी गंदे घरों में इनकी जिंदगियां टर्न इन हो गई हैं, पड़ी रह गई हैं। इनको कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। देखो, आदमी जब पैदा होता है ना तो उसको धुंध जैसा दिखाई देता है, तो जन्म को फॉग कहा गया है, और एंडलेस नाइट मतलब अंतिम रात्रि जो होती है वो डेथ की होती है। आगे कह रहे हैं कि ऑन देयर स्लैग हिप, स्लैग माने कूड़ा होता है और हिप माने ढेर होता है। कह रहे हैं कि इनके घरों में ना क्या है ना, स्लैग का हिप है, कचड़े का ढेर लगा हुआ है इनकी बस्तियों में, इनके घरों में। और दी चिल्ड्रेन, उस पर, उस कचड़े के ढेर पर ये बच्चे जो है ना, वियर स्किन्स, स्किन्स को धारण किए हुए हैं, पहने हुए, मतलब एक ऐसा चमड़ा उनके ऊपर है ना, जिस चमड़े से पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, हड्डियां झांकती हैं। हड्डियों के झांकने का मतलब क्या होता है कि इतने पतले हैं, इतना पतला चमड़ा है कि हड्डियां झांकती हैं, दिखाई देती हैं। यानी एक बार और देख लो, कह रहे हैं कि इनका घर ऐसा है ना कि इनकी जिंदगी कचड़े के ढेर पे बीत जाती है, और उस पर एक ऐसा स्किन इनके शरीर पर है ना जिससे हड्डियां झांकती हैं, इतने ये पतले हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, और वो चश्मे जो बच्चे पहने हुए हैं ना, ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, उनके ऊपर स्टील जो है वो तो है, उस पर मेंडेड ग्लास है। मेंडेड का मतलब चिपकाए हुए शीशे, मतलब फूटे हुए शीशे चिपकाए गए हैं, ऐसे चश्मे ये बच्चे पहन रखे हैं। कह रहा है कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे एक बॉटल बिट्स माने बिखर जाता है स्टोन पड़ने पे, यानी पत्थर पड़ने पे जैसे एक बॉटल के जो शीशे होते हैं बिखर जाते हैं, वैसे इनकी स्पेक्टिकल्स, चश्मों के शीशे बिखरे हुए हैं और मेंड किए गए हैं। मेंड माने सुधारना या बनाना, मतलब शीशा तो सुधारा नहीं जाता है ना, बदला जाता है, लेकिन इनके शीशे टूट गए हैं तो मेंड किए गए हैं। इस तरह के चश्मे वो पहने हुए हैं। कह रहा है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, पूरा का पूरा उनका जो टाइम होता है और जो स्पेस माने जहां पर वो रहते हैं ना, आर फॉगी स्लम, फॉगी माने धुंध से भरा हुआ और स्लम माने गंदा, यानी वो गंदगी से भरे हुए, एकदम धूल धक्कड़ से भरे हुए एरिया में और एकदम धुंध से भरे एरिया में, गंदी बस्ती में वो रहते हैं। इस जगह पे उनका घर है। अब देखना, गुस्से में एक लाइन पोएट के द्वारा बोली गई है, कह रहे सो इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। डूम का मतलब होता है ना मौत, ध्यान रखना, डूम का मतलब होता है डेथ। कह रहे हैं कि तो क्या जरूरत है मैप लगाने की, वहां पे उस मैप पे ब्लॉट कर दो, धब्बा लगा दो, एक बड़ा सा उस पर धब्बा लगा दो, विथ स्लम, गंदगी का एक ऐसा धब्बा लगाओ जो गंदगी का धब्बा हो और इतना बड़ा हो जितना डूम हो, मतलब मौत तक का धब्बा लगा दो। कहने का इनका मतलब ये है कि जो आपने मैप लगा रखा है ना, उस पे भाई इनको गंदगी में ही रखना है आपको पूरी जिंदगी तक, मौत तक, तो इतना बड़ा ब्लॉट लगा दो, धब्बा लगा दो गंदगी का कि ये मौत तक उसी गंदगी में उलझे रहे। क्या जरूरत है उस मैप को लगाने की जिस पर एकदम साफ सुथरा चीजें दिखाई तो दे रही है बट इनके समझ में नहीं आ रही है। जब इनको गंदी बस्ती में ही रहना है तो गंदगी का ठप्पा लगा दो उस पर पूरी जिंदगी भर के लिए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, गवर्नर सरकार को बोला गया है, इंस्पेक्टर अधिकारियों को बोला गया है और विजिटर कहा गया है नेताओं को। कह रहे हैं कि जब तक ये सरकार, ये नेता, ये अधिकारी जो यहाँ पे आते हैं ना, क्या कर ले, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। कह रहा है देयर माने बच्चों का, जब तक ये जो मैप लगा हुआ है ना इनका विंडो नहीं बन जाता है तब तक इनका विकास नहीं होगा। अब जरा समझना इस बात को, अब तक बच्चे अपने घर के खिड़कियों में देख करके और अपना भविष्य देखते हैं, अपनी दुनिया देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। लेकिन अगर इस मैप को जो इस स्कूल में लगा हुआ है इसको ही उनका विंडो बना दिया जाए, मतलब इतना बच्चों को ट्रेन कर दिया जाए, सिखा दिया जाए कि इस मैप में देख करके वो अपनी दुनिया देख सके, समझ सके, तब जाके उनका विकास होगा। एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटेकॉम्स, कह रहा है ये जो विंडो है ना, ये जो बेड़िया आपने लगा रखा है समाज का ना, इस विंडो ने, इस बेड़ियों ने, इस पाबंदियों ने ना इनके लाइफ को कैटेकॉम्ब के रूप में बंद कर रखा है। मतलब जो उनके घर में जंगला है, जिस जंगले से वो कभी बाहर नहीं जा पाते, ये जंगला, ये बेड़िया जो है समाज की ना, इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के जिंदगी को कैटेकॉम्ब के रूप में शट अपॉन कर दी है, बंद कर दी। कैटेकॉम्ब कहते हैं कब्र को। कब्र में जैसे एक आदमी हिल डुल नहीं पाता है, उसका बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है, उस तरीके से इन बच्चों की लाइफ एकदम बद गई है,
इस एरिया के अंदर किसकी वजह से, इस तरह के लोगों की वजह से जो केवल दिखावा में चीजों को करते हैं। ये कह रहे हैं कि तोड़ दो इन सारी बेड़ियों को और टिल दे ब्रेक द टाउन। टाउन यहाँ पर बाजार को नहीं कहा गया है, टाउन एक पर्टिकुलर एरिया मतलब स्लम एरिया को कहा गया है, जिसे पर्टिकुलराइज कर दिया गया है। उससे आगे बच्चे निकल नहीं पाते, उन बेड़ियों के आगे नहीं निकल पाते हैं, उन्हें टाउन कह दिया गया है। कह रहे हैं कि इन सब बेड़ियों को तोड़ दो एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड, और बच्चों को देखने दो, उनको अपने आप को शो करने दो, कहां पर, ग्रीन फील्ड में, हरियाली भरे खेतों में, एंड मेक देयर वर्ड, और उनको अपनी दुनिया बनाने दो। Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। कह रहे हैं ना कि उन बच्चों को ना, एजोर का मतलब आसमानी रंग होता है, और यहां देखना गोल्ड सैंड कहां मिलेगा आपको, समुद्र के किनारे, और वहां पर आकाश का रंग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आसमानी होता है। कह रहे हैं कि बच्चों को दौड़ने दो उस आसमानी रंग भरे आकाश के नीचे जहां पर गोल्ड सैंड मिलते हैं, मतलब समुद्र के किनारे इनको दौड़ने दो, खेलने दो। एंड लेट देयर टंग, और उनकी जुबान को ना रन नेकेड, बिना कवर हुए चलने दो, दौड़ने दो, इनटू बुक्स, किताबों में पढ़ाओ उनको। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, व्हाइट कहा गया है पन्नों को किताब की या फिर कॉपी के, और ग्रीन लीव्स ओपन का मतलब खुली हरियाली की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि उन ग्रीन लीव्स ओपन में, खुली हरियाली में ना, उस व्हाइट पन्नों को जो किताब के हैं, उन पन्नों के अंदर, किताब के पन्नों के अंदर उनके टंग को रन नेकेड करने दो, मतलब खुला चलने दो, उनको रिसाइट करने दो, पढ़ने दो, बोलने दो। क्योंकि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास उसी का होता है जिसकी लैंग्वेज सन होती है। मतलब सन का मतलब यहां पावर को शो किया गया है, चमक को शो किया गया है, ब्राइटनेस को शो किया गया है। जिनकी लैंग्वेज, जिनकी संस्कृति, जिनकी कल्चर, जिनके स्टैंडर्ड जितनी हाई होते हैं ना, इतिहास वही लिखते हैं, इतिहास उन्हीं के पक्ष में जाता है। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाओ और इतना सारा काम करने दो, न कि उनको एक बेड़ियों के अंदर बांध कर लोगों से दिखावा करो कि हम इनके लिए इतनी खर्च करते हैं। अब ओवरऑल अगर आपको बताए ना, तो इसका सेंट्रल आइडिया यही कहता है कि हम नेता के रूप में, हम अधिकारी के रूप में, हम सरकार के रूप में कभी भी उन बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, जो मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए हैं, जिनकी बस्ती इतनी गंदी है कि वो स्टैंडर्ड में नहीं आ पाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं पॉजिटिव अपनी लाइफ में। हमें उनको देखना चाहिए, न कि दिखावे में बहुत ज्यादा खर्च करना चाहिए। हमें 2 रुपए अगर हम खर्च करते हैं तो खर्च करना सार्थक होना चाहिए, न कि हम 10 रुपए खर्च करके सबका सब बेकार कर रहे हैं, निरर्थक कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इसका सेंट्रल आइडिया है, आप बना के लिख सकते हो। अब बात करते हैं इसके पोएटिक डिवाइस की। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइटेड है पोएटिक डिवाइस के रूप में। पहले फॉर, फ्रॉम, एफ से 3 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पर क्या है, एलिट्रेशन है ना, वहां पर अनुप्रास है। बाकी यहां देखो ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी है, और ई यहां पर भी है, मतलब 4 जगह ई का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस बोलते हैं। यानी वोवेल साउंड का, वोवेल लेटर का अगर बार बार रिपीटेशन किसी पॉइंट पे हो रहा है एक वर्ड में, यानी वर्ड की स्टार्टिंग में, वर्ड की लास्ट में, फिर बीच में, तो वो एजोनेंस हो गया। नीचे लिखा है लाइक। लाइक यहाँ पर क्या है, सिमली है। जैसे आप जानते हो ना कि सिमली में एज, लाइक, सो से तुलना करते हैं, तो वहां पर क्या है, सिमली है, क्योंकि रूटलेस वीड की तुलना की गई है इनके टॉर्न राउंड बालों से। आगे देख लो, यहां पर एस है, यहां पर एस है, और यहां पर एस और एस है, तो यहां पर कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस का रिपीटेशन है ना, मतलब यहां पर कॉन्सोनेंट वाले लेटर रिपीट हो रहे हैं तो कॉन्सोनेंस है। यहां पर ओ और यहां पर ओ, यानी यहां पर फिर क्या है आपका, यहां पर एजोनेंस है। नीचे देख लो, यहां पर कुछ खास नहीं है, छोटी मोटी जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इन्हें आप भी सर्च आउट कर सकते हो। यहां पर लिखा है हिज और हिज, यहां पर डायरेक्टली वर्ड का रिपीटेशन है, यानी इस लाइन में वर्ड ही रिपीट हो रहा है डायरेक्ट। यहां पर देखो वन अननोटेड, ओ और ओ का यहां पर क्या है, एजोनेंस है इस लाइन में। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। यहां पर देखो एलिट्रेशन है, देन दिस, दोनों टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या है, एलिट्रेशन है, इस लाइन के अंदर टी का एलिट्रेशन है। अगली स्टेंजा में देखते हैं इनके पोएटिक डिवाइस को। तो देखो यहाँ पे शेक्सपियर्स हेड है, सिविलाइज्ड डोम है, और टायरोलिस वैली का नाम लिया गया है। देखो जब भी हम किसी स्टेंजा में ना किसी पर्टिकुलर एक नाम को रखते हैं ना, उससे हम किसी अदर चीज का संकेत करते हैं। मतलब देखो यहाँ
शेक्सपियर हेड का मतलब ये है, शेक्सपियर एक बहुत बड़े प्लेराइट है, अपने आप में एक बहुत बड़े पोएट के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्ञान वाली बात को, मतलब एक ज्ञान के क्या कहते हैं, बहुत बड़े सेक्टर को शो करने के लिए इनका यूज किया गया है। भाई शेक्सपियर की फोटो वहां रहेगी ना जहां पे बहुत ज्ञानी लोग होंगे, तो यहाँ पे एक बहुत ज्ञान वाली इन्वायरमेंट को शो किया जा रहा है शेक्सपियर के नाम से। और यहाँ सिविलाइज्ड डोम यानी किसी ऐसे शहर का नाम बताया जा रहा है, ऐसे शहर का नाम रखा जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है जहां पे बहुत हाई स्टैंडर्ड की चीजें हैं, जहां पर सिविलाइज्ड डोम है। टाइरोलिस वैली भी बहुत अधिक सुंदरता का प्रतीक है, अपने आप में बहुत अधिक नेचुरल चीजों का एक प्रतीक है। तो एक नेचुरलिटी का एक फीलिंग यहाँ पे शो किया जा रहा है। इन तीनों चीजों में एल्यूजन है, इन लाइन में एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब भी संकेत करना होता है, जहां पर हम किसी ऐसे नाम को रखते हैं जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की फीलिंग को दर्शाता है। पर्टिकुलर नेम का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमने ये कह दिया किसी शहर में जाकर के कि ये तो योगी का शहर हो गया है। अब योगी का मतलब हमने यहाँ पर इसलिए लिया कि आप तुरंत फील कर जाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। वही चीज यहाँ पे शो किया गया है, किसी पर्टिकुलर नाम से एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को शो करना ही एल्यूजन कहलाता है। तो ये पोएटिक डिवाइस इस स्ट्रेंजा में थे आपकी। अगली स्ट्रेंजा में देखते हैं पोएटिक डिवाइस को। तो देखो यहाँ पर ना स्ट्रीट और यहाँ पर सील्ड है, एस एस से स्टार्ट है, तो एलिट्रेशन है। फॉर फ्रॉम है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है और रिपीटेशन भी है फॉर का, दोनों कह सकते हो। यहाँ श्योरली शेक्सपियर एस एस से स्टार्ट है तो एलिट्रेशन है, एंड दो बार आया है तो रिपीटेशन है। फ्रॉम फॉर यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, और यहाँ लाइक आया है तो ध्यान रखना लाइक माने सिमली, एज लाइक सो से तुलना करते हैं तो सिमली है यहाँ पे। बॉटल बीट यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है, बी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखो देयर टाइम टी और टी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है टी का। एज बिग एज का यूज वही करते हैं जहां सिमली होती है, एज लाइक सो का यूज करते हैं सिमली में। यहां लिखा है सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। यहां पर लिखा गया है कि अगर आप उनको नहीं पढ़ा रहे हो तो आप क्या करो कि उनके मैप पर गंदगी का ऐसा धब्बा लगा दो जो मौत तक उनकी खत्म ना हो। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं बहुत काम कर रहा हूं, है ना, और काम करके एकदम जैलिड हो गया हूं, थक गया हूं, और अब मुझे काम करने का जीरो मन कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तब तक कोई आया और कहे कि ना ये आधे घंटे का काम है, जरा इसे भी कर दो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऐसा है ना कि एक तलवार लाओ और मेरा गर्दन यहां से अलग कर दो, मामला शांत हो जाएगा, तुम भी परेशान नहीं होगे, हम भी परेशान नहीं होंगे। तो ये निगेटिव बात बोल करके हम क्या शो करना चाहते हैं कि अब हम काम नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझना। कभी कभी तुम लेट से उठते हो और घर वाले कहते हैं कि ऐसा है कि आओ तुम्हारे पैर में चप्पल लगा दे, तुम्हारा शरीर थोड़ा सा दबाव वबा के ठीक कर दे, तुम्हारे नाश्ता लगा हुआ है। तो ये जो हिपोक्रेसी टॉन्ट मारते हैं ना, इसे हम आयरोनी कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर आयरोनी है। अगर पोइट ये कह रहा है कि आप इन बच्चों के मैप पर ऐसा धब्बा लगा दो गंदगी का कि जिंदगी भरी मौत तक इस धब्बे को लेकर के चलें, अच्छा यही रहेगा कि मार डालो इनको गंदगी के ढेर में ढकेल दो। इससे वही बताना चाहता है कि नहीं, इसके उल्टा करो, इनकी लिए कुछ अच्छा काम करो, इनको पढ़ाओ समझाओ। तो इस तरीके की जब फीलिंग आती है तो इसको आयरोनी कहते हैं। अब देखते हैं इस स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस को। तो देखो यहाँ पे विंडो है और यहाँ पर भी विंडो है, तो दो जगह विंडो है तो विंडो का रिपीटेशन है, मतलब विंडो शब्द का रिपीटेशन है। ब्रेक ओ ब्रेक और यहां पर भी ब्रेक, इसका भी रिपीटेशन है। लाइव लाइक एल से स्टार्ट है तो यहां पर क्या है, एलिट्रेशन है। आर दो जगह रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है ना, और यहां पर भी आर है। बाकी इसमें जो पोएटिक डिवाइस है उन्हें आप देख सकते हो और कुछ निकाल भी सकते हो, समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।